गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशु सैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है निवेश प्रतिरोध पर पुनर्निवेश का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन इनपुट रेजिस्टेंस। और इसमें भी हमारे पास फर्स्ट टेक्निक है श्रेणी निवेश के साथ ऋणात्मक पुनर्निवेश का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ नेविगेटिव फीडबैक विद सीरीज इनपुट। सीरीज इनपुट कब होता है, यानी श्रेणी निवेश कब होता है, और पार्श्व पथ इनपुट यानी पैरेलल निवेश कब होता है। ये दोनों मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था, जहां पर हमने फीडबैक टेक्निक्स यानी कि पुनर्निवेश तकनीक के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले समझना कि हमारे पास कोई एक एम्पलीफायर होता है, प्रवर्धक होता है, ठीक है, जिसकी लब्धि कितनी है, ए है, बहुत बार बता दिया। इसमें हमारे पास जो इनपुट सिग्नल होता है, निवेशी वोल्टता होती है, वो कितनी है, हमारे पास VI है। और जो आउटपुट सिग्नल है यानी निर्गत संकेत है, निर्गत वोल्टता है, वो कितनी है, V0 है, ठीक है। अब जो हमारे पास निवेश प्रतिरोध होता है यानी इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो क्या होता है, निवेश प्रतिरोध यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है कि जो निवेश की जो वोल्टता होती है, यानी इनपुट जो वोल्टता होती है, वोल्टेज होती है अपॉन इनपुट यानी निवेश क्या धारा का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो निवेश प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि निवेश की वोल्टता अपॉन निवेश की धारा, निवेश की वोल्टेज अपॉन निवेश की करंट, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट क्या कहलाता है, निवेश प्रतिरोध कहलाता है। तो ये जो हमारे पास फीडबैक, ये जो हमारे पास प्रवर्धक है, एम्पलीफायर है, इसमें हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव फीडबैक लगाएंगे, ऋणात्मक पुनर्निवेश लगाएंगे। और उस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो ये प्रवर्धक होता है, ये एम्पलीफायर होता है, इसके निवेशी प्रतिरोध पर यानी इनपुट रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस प्रवर्धक को ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एम्पलीफायर है, प्रवर्धक है, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है, निर्गत वोल्टता V0 है, आउटपुट वोल्टेज V0 है, और निवेशी वोल्टता क्या है, VI है। अब देखो, निवेश में हमारे पास करंट फ्लो होगी कुछ ना कुछ, यहाँ निवेश में हम एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध दर्शा सकते हैं, क्या, RI, ठीक है। निवेश साइड में कोई ना कोई प्रतिरोध होगा ना, जैसे ही हम तो क्या बोल रहे हैं, इनपुट रेजिस्टेंस या निवेशी प्रतिरोध। तो ध्यान रखना, निवेश में हमने दर्शा दिया, इनपुट में हमने दर्शा दिया एक प्रतिरोध क्या, RI, एक रेजिस्टेंस दर्शा दिया क्या, RI दर्शा दिया। अब सारा खेल जो है वो फीडबैक का देखना है, ठीक है। किसका देखना है, फीडबैक का देखना है, पुनर्निवेश का देखना है। तो ये तो हमारे पास होता है एक क्या, प्रवर्धक, जिसकी लब्धि जो होती है, जिसका गेन जो होता है वो क्या होता है, A होता है, ठीक है। और एक हमारे पास होता है क्या, कौन सा जाल होता है, बीटा होता है। बीटा में हम क्या करते हैं, फीडबैक कराते हैं। बीटा वो होता है जाल जिसमें हम क्या कराते हैं, पुनर्निवेश कराते हैं। अब समझना, देखो इसमें क्या होता है कि सीरीज इनपुट की बात हो रही है। इसमें कितने टर्मिनल होंगे, एक और एक, दो, इसमें भी दो होते हैं, दो निवेश में और दो निर्गत में, है ना। ये तो समझ में आ गया। अब जो इस साइड है, इस साइड मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हमारे पास वोल्टता है वो कितनी है, देखो V0 है, ठीक है, बिल्कुल लिख दिया V0, ये V0 लिख दिया, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब इसका पुनर्निवेश कराते हैं, इसका फीडबैक कराते हैं। देखो फर्स्ट तो हमारे पास इस फर्स्ट से कनेक्ट कर दो, फर्स्ट तो फर्स्ट से कनेक्ट करते हैं ना, आउटपुट साइड में, निर्गत साइड में जब हम करते हैं। और ये सेकंड जो है ना, वो सेकंड से कनेक्ट कर दो। तो अब ये हमारा गया क्या, निर्गत का भाग किसमें, निवेशी में,
आउटपुट का भाग किसमें, इनपुट में गया। ठीक है, अब ये जो आउटपुट का भाग इनपुट में गया, इसने बोला है क्या, श्रेणी निवेश यानी कि सीरीज इनपुट। सीरीज के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे दो रेजिस्टेंस होते हैं, प्रतिरोध होते हैं R1 और R2। ठीक है, ये इसका फर्स्ट होता है, ये इसका सेकंड टर्मिनल होता है, फिर इसके लिए ये फर्स्ट होता है और पीछे की तरफ इसका सेकंड। तो एक का फर्स्ट और दूसरे का सेकंड जब जुड़ा होता है ना, तो उसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि क्या, श्रेणी बोलते हैं ना। तो इसका फर्स्ट ये है, इसका सेकंड ये है, इसका फर्स्ट ये है और इसका सेकंड ये है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी जोड़ना है तो उसके लिए क्या करना है, इसके फर्स्ट को इसके सेकंड से और इसके सेकंड को इसके फर्स्ट से जोड़ना है। एक बात और, यहाँ आर आई है तो यहाँ हम दिखा देते हैं, यहाँ पर निवेश का एक रेजिस्टेंस होता है, एक प्रतिरोध होता है क्या, आर आई लगा दिया। अब कनेक्ट कर देते हैं, देखो इसका सेकंड ये है, यहाँ से मैंने एक तार लिया और ये कनेक्ट कर दिया, किससे, फर्स्ट से। कर दिया या नहीं कर दिया, बिल्कुल कर दिया। ठीक है, यहाँ पर किया या नहीं किया, किया। अब देखो पहले ये यहाँ पर था हमारे पास, ये यहाँ वोल्टा लग रही थी या नहीं लग रही थी, देखो वी आई लग रही थी, वी आई लग रही थी। अब ये सेकंड तो यहाँ पर कनेक्ट होएगा ही, सेकंड तो इससे कनेक्ट कर दिया, तो फर्स्ट किससे कनेक्ट होगा, इससे। फर्स्ट सेकंड से और सेकंड फर्स्ट से, वो होता है सीरीज यानी श्रेणी निवेश। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है भाई। अब ये वी आई कनेक्ट कर दिया, यहाँ से क्या आ रही होगी, फीडबैक वोल्टा आ रही होगी, वी एफ आ रही होगी। ठीक है भाई, आ रही होगी, हम भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ वोल्टा वी आई है, ये तो हो गई टोटल। अब जो फीडबैक होकर यहाँ जाएगी ना इसके निवेशी में, यहाँ मिलेगी, यहाँ इसे हम मान लेते हैं कितनी है, वी आई डैश है। थोड़ा सा टफ पड़ता है लेकिन ध्यान से सुनना, सरल हो जाएगा। यहाँ से जो वोल्टा आ रही है ना, वो तो वी आई है ना, फीडबैक होकर जब यहाँ पहुँचेगी ना, यहाँ इन टर्मिनलों पर, इन पर, तो अब ये मान ली मैंने क्या है, वी आई डैश है। क्लियर है, यहाँ पर से जो करंट बनकर जा रही है वो मैंने मान ली क्या है, आई डैश है। कौन सी करंट मान ली, आई डैश करंट मान ली। ठीक है, अब यहाँ से पूरा कंप्लीट जब फीडबैक के द्वारा अध्ययन करेंगे तो जो प्रतिरोध मिलेगा ना, वो मैंने मान लिया आर आई डैश मान लिया। तो हमें यही देखना है, जो आर आई और आर आई डैश है ना, उसमें क्या रिलेशन बन जाता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, वही चीज़ देखनी होती है। तो देखो, जब हमने कोई फीडबैक नहीं किया है, पुनर्निवेश रहित प्रवर्धक में, पुनर्निवेश रहित प्रवर्धक में, यानी कि जब हमने कोई फीडबैक नहीं किया है, तो उस कंडीशन में आप देखना कि ये VF तो आएगी नहीं, ये VF तो आएगी नहीं। तो ये जो कनेक्ट है ना, ये कहाँ कनेक्ट होगा, इसी से सीधा, ये सीधा ही तो कनेक्ट होगा। जब फीडबैक हो गया, जब ये ऐसे कनेक्ट किया था, तो ये जो वी आई है ना, ये वी आई डैश के इक्वल होगी। वी आई किसके इक्वल होगी, वी आई डैश के इक्वल होगी। जब हमने कोई भी पुनर्निवेश नहीं किया है, कोई भी फीडबैक नहीं किया है, तो वी आई किसके इक्वल होगी, वी आई डैश के इक्वल होगी। ध्यान से सुनना ये वाली बात, आई बात समझ में, ठीक है भैया, आ गई। अब धारा देखो, धारा अगर ये नहीं आ रहा तो ये सीधा यूं कनेक्ट होंगे, तो वी आई और वी आई डैश सेम ही होगी। वी आई और वी आई डैश में डिफरेंस कब आ रहा है, जब ये पुनर्निवेश हो रहा है। अगर ये वोल्टा नहीं आएगी तो यहाँ वी आई जा रही थी, तो अब भी वी आई जाएगी। करंट मैंने क्या मानी है, आई डैश मानी है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, आई डैश से डिवाइड कर देता हूँ। तो वी आई अपॉन क्या, आई डैश इज इक्वल टू वी आई डैश अपॉन क्या, आई डैश। सेम होगी करंट भी दोनों। और ये जो प्रतिरोध होगा ना, वो कौन सा प्रतिरोध होगा,
आर आई प्रतिरोध होगा, निवेशी प्रतिरोध होगा, जब हमने कोई भी फीडबैक नहीं किया है। ठीक है, जब कोई भी फीडबैक नहीं किया है तो वी आई और वी आई डैश इक्वल होगी, धारा ए की फ्लो होगी कौन सी, आई आई डैश, और आर आई क्या होता है, वी अपॉन आई होता है, तो वी अपॉन आई किसके इक्वल हो जाएगा, आर आई के इक्वल हो जाएगा। थोड़ा सा टफ पड़ता है लेकिन ध्यान से देखना है। ठीक है, जब हम पुनर्निवेश करते हैं, याद तो रखना पड़ेगा, जब हम फीडबैक करते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद तो फिर एक डेरिवेशन है, बस फिर यूनिट खत्म। बस ये थोड़ा सा समझने का है। पुनर्निवेश करते हैं तो पुनर्निवेश में क्या होगा कि जो हमारे पास वी आई डैश होगा, वी आई डैश होगा, यहाँ जो वोल्टता मिलेगी वो कैसे मिलेगी, ये आ रही है वी एफ, ठीक है, पीछे से वी आई आ रही है, तो वी आई डैश किसके इक्वल होगा, वी आई प्लस वी एफ के इक्वल होगा या नहीं होगा। ठीक है, वी एफ क्या होता है, वी एफ होता है हमारे पास फीडबैक वोल्टेज, यानी पुनर्निवेश वोल्टता, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस बीटा इंटू वी जीरो। माइनस क्यों आ रहा है, नेगेटिव फीडबैक होता है। देखो बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बीटा इज इक्वल टू, यहाँ क्या है इनपुट, यहाँ तो होता है इसमें निवेश, इनपुट होता है, और यहाँ से निकल रहा है ये हो गया निर्गत, तो निर्गत बटे निवेशी। जब भी गेन निकालते हैं, लाभ निकालते हैं, निर्गत बटे निवेशी, तो वी एफ क्या होगा, बीटा इंटू वी जीरो, नेगेटिव आ रहा है, तो वी आई डैश इज इक्वल टू वी आई, और वी एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस बीटा इंटू वी जीरो बन जाएगा। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वी आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वी आई क्या होगा, वी आई डैश प्लस बीटा इंटू वी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सपोज कीजिए यहाँ से जो करंट आ रही है, यहाँ से जो करंट आ रही है वो पुनर्निवेश धारा आई आई डैश है, पुनर्निवेश धारा यानी फीडबैक करंट क्या है, आई आई डैश है। ठीक है, ये करंट फ्लो होके जा रही है इसमें। अब ये जो करंट फ्लो होकर हमारे पास जा रही है ना, तो उस स्थिति में हम निवेश प्रतिरोध देखते हैं, निवेश प्रतिरोध, निवेश प्रतिरोध यानी इनपुट रेजिस्टेंस। अब यहाँ से देखो आप, यहाँ से देखो आर आई डैश पूरा कंप्लीट देखना है यहाँ से, तो पूरी कंप्लीट, ये तो सारा काम है, पूरी वोल्टता वी आई और करंट क्या, आई आई डैश, तो क्या होगा वी आई अपॉन क्या, आई आई डैश। निवेश प्रतिरोध या इनपुट रेजिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, आर आई डैश इज इक्वल टू वी आई अपॉन क्या, आई आई डैश। वी आई की वैल्यू क्या होगी, वी आई की वैल्यू ये निकाली, वी आई डैश प्लस बीटा इंटू वी नॉट अपॉन क्या, आई आई डैश। तो डेरिवेशन को ध्यान से देखना है, ये आर आई डैश निकल रहा है, आर आई डैश इज इक्वल टू वी आई। देखो आर आई तो ये प्रतिरोध है, और जब पूरा फीडबैक काम करेगा तो जो निवेश का प्रतिरोध होगा, इनपुट का रेजिस्टेंस होगा, वो आर आई डैश होगा। ठीक है, अब इसके बाद V0 के लिए देख रहे हैं, इसकी लब्धि कितनी होती है, A होती है, इसकी लब्धि A होती है। A इज इक्वल टू क्या होता है, निर्गत क्या है, V नॉट अपॉन निवेशी क्या है, V आई डैश है, तो V नॉट अपॉन V आई डैश, तो क्या बनेगा V आई डैश प्लस बीटा इंटू A और V आई डैश अपॉन क्या, आई आई डैश बन जाएगा। ठीक है, इजी हो गया। अब देखो वी आई डैश अपॉन आई आई डैश, वी आई डैश अपॉन आई आई डैश, वी आई डैश अपॉन आई आई डैश, ये यहाँ पर जो है वो आर आई होगा, वो क्या होगा हमारे पास, आर आई होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि आर आई डैश इज इक्वल टू क्या होगा, वी आई डैश अपॉन क्या, आई डैश प्लस बीटा इंटू ए वी आई डैश अपॉन आई डैश होगा, और आर आई डैश इज इक्वल टू वी आई डैश अपॉन आई डैश इज इक्वल टू क्या है, आर आई
प्लस ए बीटा इंटू आर आई, तो आर आई डैश इज इक्वल टू आर आई इंटू 1 प्लस क्या ए बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। बताओ ज़्यादा क्या होगा, आर आई जब इससे गुना हो रहा है ना तब आर आई डैश आ रहा है, तो आर आई डैश इज ग्रेटर देन क्या होगा, आर आई होगा। ठीक है, आर आई डैश इज ग्रेटर देन, यानी कि जब हम पुनर्निवेश कर देते हैं तो पुनर्निवेश में यानी फीडबैक में जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो बिना पुनर्निवेश के जो निवेशी प्रतिरोध होता है, इनपुट रेजिस्टेंस होता है, उससे क्या मिलता है हमें, ज़्यादा मिलता है। उससे क्या मिल रहा है हमें, ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें ये वाली कंडीशन बना लेते हैं। अब देखो इसमें सेकंड और है निवेश प्रतिरोध पर इफेक्ट। देखो ये डायग्राम जो है ये किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं ये तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, इसी तरीके से होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं। सेकंड आता है इसमें हमारे पास क्या, पार्श्व पथ निवेश, पार्श्व पथ निवेश। ठीक है, के साथ ऋणात्मक पुनर्निवेश का प्रभाव, ऋणात्मक पुनर्निवेश का प्रभाव। ठीक है, यानी कि इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक, इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक, इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक विद पैरेलल इनपुट, विद पैरेलल और शंट इनपुट। ठीक है, ये कैसे बनाते हैं हम, देखो ये जब हम विधि पढ़ रहे हैं ना तो आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ये हमारे पास क्या है, एक प्रवर्धक है, एम्पलीफायर है जिसकी लब्धि कितनी है, ए है। इसमें हमारे पास इनपुट होगा वी आई और निर्गत जो होगा वो क्या होगा, वी नॉट होगा। ठीक है, हम यहाँ पर जो इनपुट दे रहे हैं ना, निवेशी दे रहे हैं, यहाँ अब वोल्टा स्रोत की जगह, वोल्टेज सोर्स की जगह क्या ले रहे हैं हम, एक धारा स्रोत ले रहे हैं, करंट सोर्स ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं हम, धारा स्रोत ले रहे हैं, करंट सोर्स ले रहे हैं। क्लियर है। अब देखो इसको अगर हम दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे, अगर हमें निवेशी प्रतिरोध दर्शाना है, इनपुट रेजिस्टेंस दर्शाना है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, आई और यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक आर आई। ठीक है, निवेश में जो प्रतिरोध होता है ना वो हमारे पास क्या कहलाता है, निवेश प्रतिरोध कहलाता है, इनपुट रेजिस्टेंस कहलाता है। और वो किसके इक्वल होता है, निवेश में वोल्टता जो होती है और निवेश में जो धारा होती है ना, ये फॉर्मूला है। अब हम इसका क्या बनाते हैं, फीडबैक परिपथ बनाते हैं। देखो पुनर्निवेश परिपथ बनाते हैं तो इसमें एक तो होता है ए होता है, एक होता है इसमें क्या, बीटा होता है। इसकी लब्धि ए है और इसकी लब्धि क्या है, बीटा है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास दो टर्मिनल यहाँ, दो टर्मिनल यहाँ, इसमें तो क्या होता है, इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट से कनेक्ट कर दो। ठीक है, और इसका जो सेकंड है वो इसके सेकंड से कनेक्ट कर दो। इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता हमें, है ना, इसमें से। ठीक है, अब जो इनपुट साइड में है ना वो पार्श्व पथ निवेश बोल रहा है। मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये समांतर क्रम में होंगे। इसका फर्स्ट टर्मिनल एरिया, इसका सेकंड ये है, इस प्रतिरोध का फर्स्ट ये है और ये सेकंड ये है। फर्स्ट से कनेक्ट होता है और सेकंड किससे कनेक्ट होता है, सेकंड से कनेक्ट होता है ना। तो पार्श्व पथ में ऐसे ही करना है। यहाँ पर क्या लग रहा है, देखो इसमें क्या लग रहा है, एक धारा स्रोत। तो बिना सोचे समझे एक मैंने धारा स्रोत लगा दिया। ठीक है, और करंट सोर्स लगा दिया आई।
इस तरीके का होता है, इसमें निवेशी या इनपुट होता है एक धारा स्रोत लगा। क्लियर है ये बात? अगर वोल्टेज स्रोत भी होता है ना तो उसको धारा स्रोत बना लेते हैं आप, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ होता है एक निवेश का कोई ना कोई प्रतिरोध होगा, क्या होगा, RI होगा। निवेशी प्रतिरोध होगा या नहीं होगा, होगा। इनपुट रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा, हर प्रवर्धक का होता है, ये दर्शा दिया। अब पुनर्निवेश कराना है, देखो इसका ये पहला टर्मिनल, इसका दूसरा, इसका ये पहला और इसका क्या ये दूसरा। पहला पहले से कनेक्ट कर दो, दूसरा दूसरे से कनेक्ट कर दो। तो ये पहला है, फर्स्ट है, ये फर्स्ट, ये ऊपर से जा रहा है, फर्स्ट को किससे कनेक्ट कर दिया, फर्स्ट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट को किससे कनेक्ट कर दिया, फर्स्ट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये जो दूसरा है इसको दूसरे को किससे कनेक्ट कर दिया, दूसरे से। तो ये हो गया हमारे पास पार्श्व पथ निवेश परिपथ हो गया। क्लियर है हमारे पास? ठीक है, अब जो होगा ना हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा होगा, फीडबैक हो रहा होगा। ठीक है, क्या हो रहा होगा, पुनर्निवेश हो रहा होगा। अब मान लीजिए यहाँ से जो पुनर्निवेश वोल्टता आ रही है ना, वो कितनी आ रही है, VF आ रही है। कितनी आ रही है पुनर्निवेश वोल्टता या फीडबैक वोल्टेज कितनी आ रही है, VF आ रही है। और जो करंट आ रही है यहाँ से वो आ रही है हमारे पास -IF। ऑलरेडी मैं करंट को किस में ले चुका हूँ, माइनस में ले ली, माइनस। II ये स्रोत है और IF ये है। ठीक है, अब देखो ये IF जो है ना ऊपर की ओर है ना, अगर मैं इसको नीचे की ओर मानूं तो इसको प्लस में लिख सकता हूँ, क्या, IF। करंट की दिशा बदल दी ना मैंने, वैसे तो ऐसे जा रही है लेकिन अगर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव करूँ तो नीचे की ओर। ये II करंट जब यहाँ पर आएगी तो ये करंट IF जा रही है, तो यहाँ पर भी कुछ मान सकते हैं, वो मैंने मान ली, क्या, II डैश मान ली। कितनी मान ली मैंने, II डैश मान ली। इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये तो काम हो गया, बिल्कुल इजी बना दिया ना। अब देखना आप, इतना जब हो जाता है हमारे पास, इतना जब हो जाता है तो डेरिवेशन कैसे बनाएंगे। RI तो क्या है, बिना पुनर्निवेश के ये जो हमारे पास प्रवर्धक होता है, एम्पलीफायर होता है, इसका इनपुट रेजिस्टेंस होता है, निवेशी प्रतिरोध होता है। देखो पुनर्निवेश रहित प्रवर्धक में जब कोई पुनर्निवेश नहीं हुआ है, पुनर्निवेश रहित प्रवर्धक में जब कोई फीडबैक नहीं हुआ है, फीडबैक नहीं हुआ है तो ये हटा दो। अगर ये हटा दिया तो देखो II और II डैश एक ही करंट हो गई है ना, ये एक ही, यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। ये II जा रही है, यहाँ कोई करंट जाएगी क्या, खुला पड़ा है, नहीं जाएगी। ये II आगे जा रही है तो II डैश के इक्वल कह सकते हैं हम। ठीक है, II किसके इक्वल होगी, II डैश के इक्वल होगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास ये RI क्या होगा, हमें ये भी तो देखना है ना, RI क्या होगा। चलो II डैश की, यहाँ जो हमारे पास वोल्टता होगी, कुछ ना कुछ वोल्टता भी तो मिलेगी यहाँ पर, मान लो कितनी है, VI डैश। निवेशी वोल्टता, यहाँ वोल्टेज डेवलप होगा, वोल्टता उत्पन्न होगी, वो मैंने मान लिया टर्मिनलों पर क्या है, VI डैश है। ठीक है, तो VI डैश ये रिया, करंट II डैश है और प्रतिरोध RI है, तो II डैश की वैल्यू क्या होगी, VI डैश अपॉन क्या, RI होगी। ये तब की कंडीशन है जब हमारे पास कोई पुनर्निवेश नहीं हुआ है। अब देखो पुनर्निवेश होगा तो इसको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे पुनर्निवेश के साथ, यानी कि जब हमने क्या करा दिया, फीडबैक करा दिया। पुनर्निवेश के साथ यानी कि जब हमने फीडबैक करा दिया, तो देखो इस पॉइंट पर आप KCL लगाओ, किरचॉफ करंट लॉ। जो करंट अंदर की ओर आ रही है उसे पॉजिटिव और जो बाहर जा रही है उसे नेगेटिव। II अंदर की ओर आ रही है पॉजिटिव और II डैश IF बाहर की ओर जा रही है, तो इसे कैसे लेनी है,
नेगेटिव किसके इक्वल होती है, 0 के। तो आई आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई आई डैश प्लस आई एफ। जो करंट अंदर की ओर आती है पॉजिटिव, जो बाहर की ओर जाती है नेगेटिव। तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव, कुल करंट किसके इक्वल होती है, 0 के। इसे बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो आई आई किसके इक्वल आ गया, आई आई डैश प्लस आई एफ के। इसे हम इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, फर्स्ट देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं पुनर्निवेश के साथ, यानी जब हमने फीडबैक कर रखा है तब हम प्रतिरोध देखते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, तो पुनर्निवेश के साथ आर आई डैश क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, आर आई डैश क्या होगा। देखो आर आई डैश जो होता है ना वो यहाँ पीछे से देखने पर होता है पूरा। जब ये हमारे पास जब फीडबैक करा दिया, पुनर्निवेश करा दिया, बिना पुनर्निवेश के आर आई, बिना फीडबैक के आर आई प्रतिरोध। जब पूरा फीडबैक करा दिया तो जो प्रतिरोध होता है ना वो होता है आर आई डैश पुनर्निवेश के साथ। तो आर आई डैश क्या होगा, देखो वोल्टता जो उत्पन्न होगी यहाँ पे वो तो है वी आई डैश। ठीक है, तो वोल्टता तो आपको क्या लिखनी पड़ेगी, वी आई डैश। लेकिन करंट जो है हमारे पास वो यहाँ देखो पीछे पीछे आई आई है। करंट कितनी है, आई आई है, तो ये लिखेंगे आई आई। अच्छा चलो आर आई की वैल्यू बता दो, आर आई की वैल्यू क्या होगी, आर आई की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर वोल्टता कितनी आ रही है, वी आई डैश, और करंट कितनी आ रही है, आई आई डैश। तो क्या होगा, वी आई डैश अपॉन क्या, आई आई डैश। अरे देखो ना ये प्रतिरोध आ रहा है, इसमें करंट कितनी आ रही है, आई आई डैश आ रही है, आई आई डैश। और यहाँ वोल्टता जो मिलेगी प्रतिरोध के सिरों पर, हर रेजिस्टेंस के हर प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता उत्पन्न होती है, वोल्टेज डेवलप होती है, वो कितनी है, वी आई डैश होती है। तो हमारे पास आर आई की वैल्यू क्या होगी, वी आई डैश अपॉन आई आई डैश होगी। ठीक है, अब देखो अगर हम पुनर्निवेश वोल्टता की बात करें, पुनर्निवेश वोल्टता वो क्या होती है, अगर यहाँ V0 आ गई तो VF की वैल्यू क्या होती है, बहुत बार बता दिया, VF होता है बीटा इंटू V0। बीटा इज इक्वल टू क्या था, आउटपुट क्या है बीटा के लिए, निर्गत क्या है VF, और निवेश क्या हो रहा है बीटा में, V0। तो VF अपॉन V0, तो VF इज इक्वल टू बीटा इंटू V0। नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया, निरात्मक चिन्ह क्यों नहीं लगाया इसमें, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि IF में पहले ही लगा चुके हैं हम। ठीक है, IF में पहले ही हमने लगा दिया है। अच्छा ये जो बीटा इंटू वी नोट है, वी नोट को क्या लिख सकते हैं, यहाँ वोल्टता जो ये वी नोट को क्या लिख सकते हैं, इसकी लब्धि A है, यहाँ कितनी आ रही है, वी आई डैश आ रही है। तो A जो होता है वो क्या होगा, वी नोट अपॉन जो वोल्टता यहाँ आ रही है निवेशी में वो क्या है, वी आई डैश है। तो वी नोट की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, वी नोट की वैल्यू क्या बनेगी, A इंटू बीटा यानी A इंटू वी आई डैश बन जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये IF की वैल्यू क्या होगी, फिर ये भी तो बात होगी। IF जो करंट है ना वो देखो, ये IF करंट जो है वो हमारे पास किस पर जाएगी, RI पर ही जाएगी। कौन से प्रतिरोध पर जा रही है, ये RI प्रतिरोध पर ही जा रही है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं करंट I बराबर क्या होता है, V अपॉन R होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये जो IF करंट इस RI पर जा रही है तो IF इज इक्वल टू वोल्टता कितनी जा रही है, VF, केवल फीडबैक वाली देख रहे हैं तो VF अपॉन क्या, RI। IF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VF अपॉन RI हो जाएगा। और VF की वैल्यू कितनी हो गई, बीटा इंटू A इंटू वी आई डैश अपॉन क्या, RI। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इतना निकाल लेते हैं तो अब इसमें हम इसकी क्या कर देते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। थोड़े से हार्ड सर्किट है लेकिन कोई नहीं, एक दो टॉपिक होते ही हैं, इसके बाद कल थोड़ा इजी हो जाएगा। समीकरण 1 से तो II की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, इसमें II की वैल्यू क्या रख सकते हैं, वी आई डैश अपॉन RI डैश इज इक्वल टू
आई आई डैश की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से वी आई डैश अपॉन आर आई प्लस आई एफ की वैल्यू यहाँ से बन जाएगी, क्या बनेगी, ए बीटा वी आई डैश अपॉन आर आई। देखो वी आई डैश इसमें भी है, वी आई डैश इसमें भी है, वी आई डैश इसमें भी है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 1 अपॉन आर आई डैश, वी आई डैश इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, कैंसिल 1 अपॉन आर आई प्लस ए बीटा अपॉन आर आई। कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन आर आई डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन आर आई कॉमन हो गया तो 1 प्लस क्या बन गया, ए बीटा बन गया। तो आर आई डैश इज इक्वल टू उल्टा कर देंगे तो आर आई अपॉन 1 प्लस ए बीटा। ठीक है, अब देखो आर आई में जब हम डिवाइड करेंगे ना 1 प्लस ए बीटा का, तब आर आई डैश आएगा। जैसे आर आई 5 है, अब 5 में कुछ डिवाइड करोगे तो आर आई डैश जो है, आर आई कितना है 5 है, इसमें कुछ डिवाइड करोगे तो ही तो आर आई डैश की वैल्यू आएगी, तो हमेशा 5 से कम आएगी या नहीं आएगी, आएगी। तो कह सकते हैं कि आर आई ग्रेटर देन होता है किससे, आर आई डैश से। आर आई ग्रेटर देन होता है किससे, आर आई डैश से। यानी कि बिना पुनर्निवेश में, बिना फीडबैक में निवेशी का प्रतिरोध यानी इनपुट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में, जब हमने फीडबैक लगा दिया है, पुनर्निवेश लगा दिया है, उस स्थिति में जो हमारे पास प्रतिरोध पाया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।